वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम संघ की कार्यपालिका टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है कौन सा कथन असत्य है, हमें ढूंढना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दिया, प्रत्येक आधुनिक राज्य में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बिल्कुल सही है। किस आधुनिक राज्य में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों का सही से लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका देखती है कि जो है विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून सही हैं कि नहीं, संविधान के अनुरूप हैं कि नहीं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि कार्यपालिका उन विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को आम जनता पर लागू करने का काम करती है। इसमें से चुनना है कौन से कथन असत्य हैं, तो इसके दोनों कथन सही हैं, तो कोई भी कथन गलत नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन दिया है, सरकार के स्वरूप के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। हमें चुनना है कि सरकार के स्वरूप के में कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया, लोकतांत्रिक सरकारों के संचालन में सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकारों के संचालन में सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर होती, किंतु वह जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करती हैं। हमें इसमें चुनना कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की खोज करनी है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर नहीं होती हैं और ना ही मतों पर निर्भर नहीं होती हैं, लेकिन वे जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करती हैं। अगला ऑप्शन दिया है, लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अगला है, तानाशाही सरकारें राजनीतिक समता और स्वतंत्रता अथवा स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करती। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तानाशाही सरकारें राजनीतिक समता अथवा स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करती। हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी गलत है। तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर होती हैं, किंतु वह जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करती हैं। तो क्योंकि तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर नहीं करती, यहाँ पर अगर दिया होता है कि तानाशाही सरकारें जनता के मतों पर निर्भर नहीं करती, तो यह हमारा कथन सही होता, लेकिन हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसके सिद्धांत में? शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत में। तो पहला ऑप्शन दिया है, इससे आशय है कि विधायी, कार्यपालिका तथा न्यायिक कार्य पृथक निकायों द्वारा किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। विधायी, कार्यपालक तथा न्यायिक कार्य पृथक निकायों द्वारा किया जाना चाहिए। अगला है, इस सिद्धांत को पूरी तरह से व्यवहार में लाया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को पूरी तरह से व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। अगला ऑप्शन दिया है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका के संगठन में इस सिद्धांत को अपनाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका के संगठन में इस सिद्धांत को अपनाया है। अगला ऑप्शन दिया है, भारत के संविधान निर्माताओं ने विधायिका और या कार्यपालिका के संबंध में इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। जी हाँ, यह ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत के संविधान निर्माताओं ने विधायिका या कार्यपालिका के संबंध में इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। हमें चुनना था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत को पूरी तरह से व्यवहार में लाया जा सकता है। यह हमारा ऑप्शन शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत के रूप में गलत हो जाएगा, क्योंकि शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को पूरी तरह से व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि विधायिका किसी कानून की रूपरेखा निर्धारित करती है, तो कार्यपालिका उस कानून को लागू करते समय इसके संबंध में विस्तृत ब्यौरा तैयार करती है, जबकि न्यायपालिका विधि निर्माण या कानून बनाने में हिस्सा लेती है। इस प्रकार कानून बनाने में सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका
उस कानून को लागू करते समय इसके संबंध में विस्तृत ब्यौरा लेती है और न्यायपालिका विधि निर्माण या कानून बनाने में हिस्सा लेती है। इसलिए शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कार्यपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। हमें कूट चुनने हैं, कौन से कूट सही है। तो पहला कूट दिया हुआ है, यह विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका के संबंध में हमें चुनना है तो कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही शामिल होते हैं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही शामिल नहीं होते, अपितु इसके अंतर्गत पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसलिए हमारे कूट कौन कौन से सही हो जाएंगे। हमारा कूट 1, 2, 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय संघ की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसलिए गलत था क्योंकि इसमें दिया था कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री शामिल होते हैं, इसलिए गलत हो गया। क्योंकि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री के साथ साथ सिविल सेवा के सदस्य यानी प्रशासनिक ढांचा भी शामिल होता है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3, 1, 2, 3 हमारे सही है, क्योंकि हमें सही कूट को ही चुनना था, सही उत्तर चुनना था, कौन कौन से कूट सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। हमें चुनना है कि कौन सा युग्म सही है। अमेरिका में एकल कार्यपालिका, बिल्कुल सही है, अमेरिका में एकल कार्यपालिका है। अगला है जर्मनी में बहुल कार्यपालिका, गलत है, जर्मनी में बहुल कार्यपालिका कार्यरत नहीं है। भारत में औपचारिक कार्यपालिका, जी हाँ बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में वंशानुगत कार्यपालिका, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो कूट नंबर 1, 3, 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जर्मनी में अर्ध अध्याक्षात्मक कार्यपालिका संचालित होती है। जर्मनी में हमारी अर्ध अध्याक्षात्मक कार्यपालिका कार्यरत होती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी के साथ साथ इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल इत्यादि देशों में भी यह व्यवस्था लागू होती है। भारत का राष्ट्रपति औपचारिक रूप से कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसलिए भारत में औपचारिक कार्यपालिका वाली प्रणाली लागू है। अगला दिया है, ब्रिटेन से वंशानुगत कार्यपालिका का उदाहरण लिया जा सकता है। वंशानुगत कार्यपालिका वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार की भावना के अनुकूल नहीं समझा जाता, परंतु ब्रिटेन में वंशानुगत राजतंत्र को राजनीतिक प्रणाली के अभिन्न अंग के तौर पर रखा गया है। इसमें राजा कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होने के बजाय नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अर्ध अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली के उत्कृष्ट उदाहरण को प्रस्तुत करता है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका या जापान। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस में अर्ध अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली लागू होती है। फ्रांसीसी संविधान में संसदीय शासन की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्ध अध्याक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो हमारा अर्ध अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण फ्रांस है। अगला क्वेश्चन दिया है, अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सामान्यतः जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के अंतर्गत होता है। यह ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो हमें चुनना कौन से कथन सत्य हैं, तो सारे कथन सत्य हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें चुनना है कौन से कथन सही है। पहला कथन दिया है, भारत में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के 3 अंग हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में संसद के तीनों अंग योगदान करते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन दिया है, कार्यपालिका विधायिका के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, संसदीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सामान्यतः प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता और विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। इसमें देश के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति या राजा कोई भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, तो इस प्रकार से हमारे तीनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? राजनीतिक और नाममात्र, वास्तविक और लोकप्रिय, संवैधानिक और नाममात्र या संवैधानिक और लोकप्रिय। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा बिल्कुल सही, संवैधानिक और नाममात्र। राष्ट्रपति को संवैधानिक और नाममात्र प्राधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कथन और कारण वाला है। इसमें कथन दिया है, भारत के राष्ट्रपति में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। जी बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। कारण हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की भी सीमा है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है, किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन भी कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन दिया, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसकी राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से भी स्वतंत्र होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कारण, कथन से और कारण, इसका ऑप्शन ये गलत है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होती हैं, तो इसका कथन हमारा सही है, लेकिन कारण गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ए सही है, किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। गलत है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। जी हाँ, उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल एक कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुली बैलेट पेपर प्रणाली द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2, 3, क्योंकि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में के सदस्य नहीं होते हैं। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
तथा दिल्ली व पुडुचेरी के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 4 गलत है कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।